अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान मुंतखब। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद आसिफ अली जरदारी क्या काम करने वाले हैं, ये डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज फिर पाकिस्तान में सुपर संडे है। एहतजाज, रैलियां, लाठीचार्ज, पुलिस और रोडों पे इस वक्त घुमसान का रंग है। आखिर तहरीके इंसाफ एहतजाज और रैलियां निकालकर क्या हासिल करना चाहती है, ये डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। और इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान रियाज की कि जिनको कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया गया था। इमरान रियाज कल रात को बखैर वफियत अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की कि जो आजकल पंजाब में दौरे कर रही हैं, लेकिन उन्हें अचानक एचिसन कॉलेज का दौरा मुलतवी करना पड़ा। मरियम नवाज साहिबा ने वो दौरा क्यों मुलतवी किया, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की। आपको मालूम है कि कल तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अचकजई साहब, उनका और सदर आसिफ अली जरदारी साहब का मुकाबला था और बिल आखिर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क पाकिस्तान के एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब 2007 में सदर मुंतखब हुए थे और अब ये एजाज पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल है कि आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं। याद रहे कि इससे पहले जब इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी हो रही थी, इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, तो किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे एक दूसरे के खिलाफ तंदो तेज बयानात दे रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा से ही जरदारी साहब के मुखालिफ रहे हैं, और अगर शहबाज शरीफ साहब की वो पुरानी तकारीर देखें तो उसमें आपको वाज़ेह वो बातें सुनाई देंगी कि जहां पर शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ा करते थे, सरे महल की दौलत निकाला करते थे, और जरदारी साहब अमूमन शरीफ फैमिली के बारे में ये कहते थे कि ये मुनाफिक हैं, अब जो है किसी सूरत में इनसे दोबारा जो है वो हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो यूं पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने के बाद, झूठे वादे, झूठी बातें करने के बाद एक मरतबा फिर ये जो चोरों का टोला है ये मुल्क पाकिस्तान पर फिर मुसल्लत हो गया है। और क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना है कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी होंगे और शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे, और यूं पाकिस्तान एक नई तब्दीली के मराहिल से गुजरेगा, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिलेगा। ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल में एक बज़ाहिर तो ख्वाब ही लगती हैं, क्योंकि जिस तरह पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, जिस तरह इस मुल्क में गरीब की हालत बदतर से बदतर हुई, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत हुई, मेरे ख्याल में जब पिछले 70 साल से 50 साल से यही दो पार्टियां इस मुल्क का खून निचोड़ रही हैं। पीपल पार्टी जो 1977 से एक ही नारा लगा रही है कि रोटी कपड़ा मकान, अब 2024 के इलेक्शन कैंपेन में भी उसका वही नारा था, रोटी कपड़ा मकान का। अगर आप सिंध में भी आके देखें तो रोटी कपड़ा मकान का नारा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जनाब वोटर का दिल लुभाने के लिए तरह तरह के नारे लगाए, वही मोटरवे को कैश कराया, एटमी धमाकों को कैश कराया, और बिल आखिर जनाब वो पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। तो यूं पाकिस्तान में जो इलेक्शन का प्रोसेस था तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जो मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है वो जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं और आज शाम को वो बाकायदा तौर पर हलफ उठा लेंगे। अब जरदारी साहब के लिए चैलेंज क्या है सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद? नंबर एक, जरदारी साहब को मालूम है और ना ही जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब पे एतमाद करते हैं, यानी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है जरदारी साहब और जरदारी साहब की मजबूरी है मुस्लिम लीग नून। हालांकि दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती। शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश थी कि हम किसी तरीके से जरदारी को सदर बनाएं कि अगर जरदारी साहब सदर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत भी चलती रहेगी, और जरदारी साहब ये चाहते थे कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म न बनाएं बल्कि शहबाज शरीफ साहब को बनाएं, क्योंकि जरदारी साहब जो
हैं वो भी सियासत के खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काबिल एतमाद शख्सियत नहीं है, लिहाजा जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद कर सकते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं कर सकते। यही वजह है कि जरदारी साहब को सदर बनवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बिलाखिर जरदारी साहब जो हैं वो इस मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सदर मुंतखब हुए। 411 वोट जरदारी साहब ने हासिल किए जबकि उनके मुखालिफ जो अचकजई साहब हैं उन्होंने 181 वोट हासिल किए। तो मैं बात कर रहा था कि जरदारी साहब के लिए आगे सदर हाउस जाने के बाद चैलेंजेस क्या हैं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो जरदारी साहब के लिए यह है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो पीपल पार्टी है वो न होने के बराबर है, यानी पंजाब में पीपल पार्टी की कोई तंजीम नहीं है। तो सबसे पहला काम तो जरदारी साहब का ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना और रूट ग्रास लेवल तक जो पीपल पार्टी खत्म हो चुकी है उसकी तंजीमें न करना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जरदारी साहब का चैलेंज है वो किसी न किसी तरीके से बिलावल जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाना, क्योंकि अब भी जरदारी साहब ने खासी कोशिश की, इमरान खान साहब से भी राब्ता किया गया, उनके केसेस माफ करवाने का भी कहा गया, लेकिन जब खान साहब नहीं माने तो मजबूरी में जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। तो अब जरदारी साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है अगर ये फेल होती है तो बिलावल भुट्टो को जो है किसी तरीके से मुल्क का वजीर आजम बनाया जाए। इसके अलावा जरदारी साहब के पास पॉजिटिव साइन ये है कि उनके चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो ईरान के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन का, वो जब से जरदारी साहब गए हैं वो मुआहदा जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। तो तवक्को की जा रही है कि चूंकि ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के, तो जरदारी साहब के आने के बाद एक तो पाकिस्तान ईरान गैस लाइन जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा, दूसरा सी पैक जो है उस पर काम की रफ्तार बढ़ेगी और इससे जरदारी साहब के आने से ये होगा कि कम से कम पाकिस्तान की जो मईशत है वो मईशत को बेहतर डायरेक्शन मिलेगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी वफाकी काबीना है वो मुकम्मल कर ली है और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इस मर्तबा इसहाक डार साहब वजीर खजाना नहीं बन रहे, तो वही बात हुई और रंगजेब साहब को जो है वो वजीर खजाना बना दिया गया है। मैंने पिछले व्लॉग में ये खबर आपको ब्रेक कर दी थी। तो औरंगजेब साहब जो हैं वो वजीर खजाना पाकिस्तान के बन गए हैं और इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खारजा होंगे। तो यूं वफाकी लेवल पर जो वफाकी काबीना है तकरीबन वो शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल कर ली है, एक मुख्तसर सी काबीना है और जरदारी साहब जो हैं उन्होंने चार्ज संभाल लिया है सदर में और अब यूं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो है वो मुसल्लत हो गए हैं। अब अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह पाक करे कि इनकी वजह से इस कौम की इस मुल्क की जो है वो हालत बेहतर हो। दूसरी तरफ आज सुपर संडे है और इलेक्शंस के बाद जो इस मुल्क की सूरत हाल है, अवाम रोडों पे है और तहरीक इंसाफ आज एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है धांधली के खिलाफ। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि पेशावर में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, कौम निकली हुई है और जावेद साहब जो है, फैसल जावेद जो है, जो याद हो कि तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वो थे, कंपेयरिंग करते थे, वो जनाब इस वक्त स्टेज पे थे और वो उसी तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब होते थे और जिलसे होते थे तो फैसल जावेद साहब वहां पर धार रहे थे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा अलगर्ज तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा पावर शो पेशावर में कर रही है। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी में भी खासी अच्छी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए हैं। लेकिन चूंकि केपीके में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की तो वहां पर तो पुरअमन एहतजाज जारी है, तहरीक इंसाफ जलसा जुलूस करेगी। लेकिन पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के लिए हालात हैं वो बदस्तूर वैसे ही हैं और पुलिस की पकड़ धक्कर जारी है, लाठियां जारी हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के काफी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, पुलिस जो है वो एहतजाज करने वालों को रोक रही है और कोशिश की जा रही है कि ये जो लोग हैं ये शहर के अंदर दाखिल ना हो, यानी उनको एक मखसूस रोडों पर एहतजाज करने की इजाजत दी जाए और ये लोग ज्यादा ना निकलें, कम लोग निकलें और एहतजाज के दौरान इनका एहतजाज ज्यादा जो है वो बड़ा ना हो। तो पंजाब पुलिस मुतहरका जनाब लोगों को गिरफ्तार कर रही है, आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है चंद एक जगह पे। शेर अफजल मरवत साहब इस्लामाबाद में हैं, वो वहां पे काफिलों को लीड कर रहे हैं।
پنڈی میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. تو الغرض تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور احتجاج کر رہی ہے. اور ہماری تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور یہ صرف ہم ایک ٹریلر دکھانا چاہتے ہیں, یہ ایک ٹریلر ہے ایکچولی. اصل جو ہماری دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہونی ہے روڈوں پہ وہ رمضان کے بعد شروع ہونی ہے, اور ہم کسی بھی صورت میں اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے لاٹیاں بھی کھا لی, ڈنڈے بھی کھا لیے, جیلیں بھی دیکھ لی, ہر حربہ ہم نے برداشت کر لیا ہے. اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے, پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کریں گے اور روڈوں پہ بھی کریں گے, اور ہم کسی بھی صورت میں اس حکومت کو نہیں چلنے دیتے. تو جناب تحریک انصاف نے کمر کسی ہوئی ہے اور تحریک انصاف بھرپور احتجاج کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب بات کر لیتے ہیں عمران ریاض صاحب کی. عمران ریاض صاحب کو کچھ دن قبل گرفتار کیا گیا تھا. پولیس نے جناب کچھ دن ان کو تھانے میں رکھا اور اس کے بعد ان کو جیل منتقل کر دیا گیا, اور کل ان کی ضمانت ہو گئی ہے, وہ بخیر وفیت گھر واپس آ گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں عمران ریاض کے لیے آنے والا وقت بھی کچھ اچھا نہیں ہے. جب ہماری کچھ ذرائع کے لوگوں سے بات ہوئی تو ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی ہیں, بلکہ عمران ریاض کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے, چونکہ عمران ریاض کے خلاف کافی سارا مواد ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کا تعاقب کر رہی ہے, اور پولیس نے ان کو ایسے ہی کسی اور جو ہے نا وہ کیس میں گرفتار کرنا ہے. چونکہ عمران ریاض جو ہے میرے خیال میں وہ کبھی کبھار وی لاگنگ کرتے ہوئے یا کچھ پروگرام میں جو ہے وہ ایک جو لمٹ ہوتی ہے صحافی کی وہ کراس کر جاتے ہیں, اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت اور خاص کر جو اس وقت حکومت ہے وہ تو ہرگز یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ کسی طریقے سے اس پر تنقید کی جائے. تو تنقید تو ان سے برداشت نہیں ہوتی, لہٰذا عمران ریاض صاحب کو میرے خیال میں اگلے کیس کی گرفتاری کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے, اور وہ کسی بھی وقت اگلے کیس میں پھر گرفتار ہو سکتے ہیں. آخر میں بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. آپ کو پتا ہے مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ آج کل بھرپور ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, جہاں کہیں بھی جاتی ہیں جناب ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ اس وقت ان کی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا لیتی ہے. اور مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ ہیں جو کوئی موقع نہیں جانے دیتی مریم نواز صاحبہ کی ٹک ٹاک بنانے میں. تو اب کل کی بات ہے کہ انہوں نے ایچیسن کالج کا دورہ کرنا تھا, وہاں پر ایک سرمنی تھی, اور یاد رہے کہ یہ وہی ایچیسن کالج ہے کہ جس سے عمران خان کی یادیں وابستہ ہیں, مطلب عمران خان اسی ایچیسن کالج سے پڑھ کے گئے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کا وہاں کا دورہ تھا, اب جو ہی پنڈال سجا, لوگ وہاں پر ہوئے, تو وہاں پر جناب آ گئے نوجوان, اور نوجوانوں نے اس پورے پنڈال کو سر پہ اٹھا لیا. قیدی نمبر 804 تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804 نا غدار, قیدی نمبر 804. تو پورا حال جو تھا وہ عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا. انتظامیہ نے پہلے تو لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کی, لیکن وہ نوجوان تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب نوجوان ہوں اور وہ تحریک انصاف کے ووٹر ہوں, عمران خان کے چاہنے والے ہوں, تو میرے خیال میں وہ پھر اس طرح کے دھوس دھاندلی سے اب خاموش نہیں ہوتے. تو جناب پروگرام میں شدید بد نظمی ہوئی اور لوگ نعرے لگاتے رہے, نوجوان نعرے لگاتے رہے, اور بالآخر انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مریم نواز صاحبہ کا وہ دورہ کینسل کر دیا جائے. تو یوں مریم نواز صاحبہ کا ایچیسن کا دورہ جو تھا وہ کینسل کرنا پڑا انتظامیہ کو لوگوں کے شدید نعروں کی وجہ سے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعروں سے مسلم لیگ نون کی حکومت کب تک جان چھڑائے گی. سب کو پتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اور لوگوں کا جو ایک ڈر, ایک خوف تھا, میرے خیال میں وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیں, اس دن آجی پنجاب صاحب پی ایس ایل کے میچ کے دوران انٹر ہوئے تو وہاں پر بھی یہی نعرے, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, عمران خان زندہ باد. تو میرے خیال میں عمران خان کا جو نعرہ ہے یہ اب مسلم لیگ نون کا اور ان لوگوں کا پیچھا کرے گا کہ جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے. چونکہ میرے خیال میں قوم باشعور ہو چکی ہے, اور پھر آج کل کا نوجوان جس کو ہر ایک چیز کا پتا ہے, وہ ہر ایک بات کے بارے میں جانتا ہے. تو اب ان نعروں سے جان چھڑانی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اور ان لوگوں کی مشکل ہو گئی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ نعرے اب ان کا پیچھا کرتے رہیں گے, اور ان کو کسی بھی صورت میں ان نعروں سے جان چھڑانا اتنی آسان نہیں ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.